भारत, जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, यह देश अपनी समृद्ध मसालों, रेशमी कपड़ों और अपार धन के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था। यूरोप के व्यापारी भारत तक पहुंचने का सपना देखते थे, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि व्यापार करने आई एक कंपनी एक दिन पूरे देश पर शासन करेगी। साल 1600 में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने कुछ व्यापारियों को एक चार्टर दिया। इस चार्टर के तहत एक कंपनी बनाई गई जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी का उद्देश्य केवल व्यापार करना था, शासन करना नहीं। कंपनी भारत से मसाले, कपास, रेशम और चाय खरीदकर यूरोप में बेचती थी। उस समय भारत पर मुगल साम्राज्य का शासन था। मुगल सम्राट शक्तिशाली थे और भारत एक संगठित साम्राज्य था। 1608 में अंग्रेज व्यापारी भारत पहुंचे। 1615 में सर थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में पहुंचे। जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति दे दी। धीरे धीरे कंपनी ने सूरत, मद्रास और बंगाल में अपने व्यापारिक केंद्र बना लिए। शुरुआत में अंग्रेज पूरी तरह मुगल सम्राटों पर निर्भर थे, लेकिन समय के साथ स्थिति बदलने लगी। मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी कमजोर थे। भारत में छोटे छोटे राजा और नवाब आपस में लड़ने लगे। इसी कमजोरी को ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहचाना। कंपनी ने व्यापार के साथ साथ अपनी निजी सेना भी तैयार करनी शुरू कर दी। उन्होंने भारतीय सैनिकों को नौकरी पर रखा, जिन्हें सिपाही कहा जाता था। अब कंपनी केवल व्यापारी नहीं रही, बल्कि एक सैन्य शक्ति बनती जा रही थी। कंपनी की असली नजर बंगाल पर थी। बंगाल उस समय भारत का सबसे अमीर प्रांत था। यहाँ के नवाब सिराजुद्दौला थे। सिराजुद्दौला अंग्रेजों की बढ़ती ताकत से परेशान थे। उन्होंने अंग्रेजों की किलेबंदी का विरोध किया। 1757 में प्लासी की ऐतिहासिक लड़ाई हुई। यह लड़ाई संख्या या ताकत की नहीं, बल्कि धो की लड़ाई थी। अंग्रेजों ने नवाब के सेनापति मीर जाफर को लालच देकर अपने पक्ष में कर लिया। युद्ध के समय मीर जाफर ने नवाब की मदद नहीं की। सिराजुद्दौला हार गए और अंग्रेज जीत गए। इस जीत के बाद बंगाल अंग्रेजों के हाथ आ गया। मीर जाफर को नवाब बनाया गया, लेकिन वह केवल नाम का शासक था। 24 असली सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी। बंगाल का खजाना लूटा गया और इंग्लैंड भेजा जाने लगा। 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई। इस लड़ाई में अंग्रेजों ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को भी हरा दिया। 1765 में कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार मिल गए। अब टैक्स वसूलने का अधिकार भी कंपनी के पास आ गया। ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत की सबसे शक्तिशाली ताकत बन चुकी थी। उसने अपने कानून, अपनी अदालतें और अपना प्रशासन बना लिया। भारतीय किसान भारी करों से परेशान थे। देश की संपत्ति लगातार बाहर जा रही थी। दक्षिण भारत में मैसूर के शासक टीपू सुल्तान अंग्रेजों के सबसे बड़े विरोधी बने। टीपू सुल्तान ने आधुनिक हथियारों से अंग्रेजों का डटकर सामना किया। 4 मैसर युद्ध है। 1799 में टीपू सुल्तान वीरगति को प्राप्त हुए। इसके बाद दक्षिण भारत भी अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। मराठा साम्राज्य अंग्रेजों के सामने आखिरी बड़ी चुनौती था। 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए। 1818 तक मराठा शक्ति भी समाप्त हो गई। अंग्रेजों ने सहायक संधि लागू की। इसके तहत भारतीय राजाओं को अंग्रेजी सेना रखनी पड़ती थी। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति लागू की। जिस राज्य का उत्तराधिकारी नहीं होता, वह राज्य अंग्रेजों का हो जाता था। कंपनी के अत्याचार बढ़ते गए। धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया गया। सैनिकों का अपमान किया गया। 1857 में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह जैसे वीरों ने बलिदान दिया। हालांकि यह विद्रोह सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने अंग्रेजों को हिला दिया। 1858 में ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता छीन ली। भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो गया। एक व्यापारिक कंपनी ने चाल, धोखा और फूट डालो राज्य करों की नीति से पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। यह इतिहास हमें सिखाता है कि जब देश एकजुट नहीं होता, तो बाहरी ताकतें शासन कर लेती हैं।